मेरा रिश्ता उन घरानों में से है जो गरीब रेखा के बहुत नीचे जीवन जीते हैं। मेरे पिताजी एक फार्म में कार्य करते थे। हालांकि उनकी तनख्वाह से हमारा 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से चल पाता था। हमारा घर 2 कमरों का छोटा सा दरवाज़ा है। मैं तो इतनी बदनसीब लड़की हूँ जो कि सिर्फ गरीबों का शिकार नहीं थी, बल्कि मेरी काली रंगत चेहरे का बने हुए चेचक के निशान भी मेरे लिए बदकिस्मत के दाग थे। पिताजी की कम कमाई की वजह से खाने की काम मिल जा पाता था। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात थी, इसलिए मेरी पढ़ाई भी पूरी ना हो सकी। मेरी बढ़ती उम्र और पिताजी की घटती तनख्वाह देखकर माँ ने मेरी शादी का फैसला किया, क्योंकि घर की बड़ी लड़कियों में ही थी। बाकी 2 बहनें और एक भाई मुझसे छोटा था। हालांकि यह सब देखने में मुझे कहीं बेहतर थे। ऐसा लगता था कि ख़ानदान की सारी बदनसीब थी मेरे हिस्से में ही लिख दी थी। माँ के कहने पर लोग रिश्ता करने का राज़ी हुए। कई बार लड़के वाले देखने आते, लेकिन मेरी काली रंगत को देखते ही उठकर चले जाते। मेरी माँ मुझको यूँ ताना देती जैसे मेरा काला रंग मेरा बहुत बड़ा कसूर हो। एक बार तो मेरी माँ ने यह सब भी कह दिया कि शिवानी, अगर रंग अच्छा ना ला सकती तो किस्मत ही अच्छे से ले आती। मैं अपनी माँ का यह ताना खामोशी से सुन लिया करती थी और अपने कमरे में उठकर आ गई। कमरे में आकर बैठ गई और आईने में अपनी शक्ल जो कि बिल्कुल बद्धी थी उसको देखने लगी। देखते देखते मैं यही सोच रही थी कि मेरी शक्ल सूरत मामूली सी लड़की से भी कमतर है, और इस पर सितम यह है कि मेरे चेहरे का चेचक के दाग जो मुझे और ख़राब बना रहे थे। मेरा चेहरा था कि कोई नज़र भर कर देखना भी पसंद नहीं करता, तो शादी की तो बहुत दूर की बात है। ऊपर से पिताजी कमरे में इतना कम थे, मोटा दहेज देकर भी शादी नहीं कर सकते थे। और फिर सोने का सुहाग यह कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो यह भी रिश्ते में एक रुकावट थी। अक्सर शक्ल सूरत कम हो तो दहेज और पढ़ाई इन दोनों की भरपाई कर देते हैं, लेकिन मेरे यहाँ हर चीज़ की कमी थी। लेकिन जैसे ही मैं 18 साल की हुई, मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि शक्ल सूरत तो मेरे पास है नहीं, शायद तेरी कम उम्र की वजह से कोई तुझे शादी कर लेगा। लेकिन मेरी किस्मत में मेरा यहाँ भी साथ नहीं दिया। मेरे रिश्ते नाते मुझे देखकर नाक मुँह चिढ़ाते और वापस चले जाते। एक बार मेरे लिए एक लंगड़े लड़के का रिश्ता आया। मुझे मालूम हुआ कि मेरे लिए एक अपाहिज का रिश्ता आया है, तो मैंने माँ से कहा कि मैं इस लंगड़े से शादी नहीं करूँगी। मैं कोई अपाहिज लड़की थोड़ी नहीं जो किसी से भी ऐसे रिश्ते के साथ मेरी शादी कराना चाहती हो। यह सुनकर मेरी माँ ने मुझे कहा जाने वाली लड़की नज़रों से देखा। कहने लगी, अरे तू अपनी शक्ल तो देख, इस शक्ल पर क्या तुझे कोई शहजादा मिल जाएगा। मेरी माँ मुझे हमेशा ऐसे ही ताना देती रहती थी। मैं यह सुनकर रोने लगी और सोचने लगी कि शायद मैं इतनी ही बदसूरत हूँ जितनी अपनी माँ को लगती हूँ, या फिर शायद मेरी माँ ही मुझे दुनिया की नज़रों से देखते हैं। हालांकि मैं तो सुना था कि औलाद जैसे भी हो, माँ को हमेशा प्यारी ही लगती है। मैं अपनी माँ को हमेशा ही छुट्टी रहती थी। हालांकि सारे घर के कामकाज की जिम्मेदारी भी मैंने अपने सर पर उठा रखी थी। इस पर मेरी माँ की घूरती नज़रें मुझ पर रही थी। मैं तैयार होकर शाम को उन लोगों के सामने बैठी बहुत अच्छी तरह से जाकर बैठ गई। लड़का भी उन लोगों के साथ ही आया था। उसकी एक टांग में पोलियो था, लेकिन शक्ल सूरत का थोड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे का अलग ही एहसास आए। कुछ ही देर बाद वह एक कदम से खड़ा हो गया और अपने घर वालों से कहने लगा कि वापस चलो। मैं इतनी भी गया गुजरा नहीं हूँ कि ऐसी किसी भी काली पीली लड़की से शादी कर लूँ। उसने ऐसा कहा जैसे कोई बहुत ही बदसूरत लड़की उसके सामने बैठी हो। अपनी इस बेइज्जती पर मेरा दिल टूट गया। अब तक कभी भी मेरा ऐसा नहीं हुआ था कि कोई लड़का मेरे ही सामने आकर मुझे इस तरह जलील करके गया हो। लेकिन यहाँ बात अलग थी। जैसे ही वह लोग वहाँ से गए, मैं भी उठकर अपने कमरे में आ गई।
उसी दिन मैं अपने कमरे में अकेली बैठी हुई रो रही थी। मेरा दिल अपनी बात किस्मत पर पहाड़े मार मार कर रो रहा था। एक अपाहिज शख्स ने भी मेरी इतनी बुरी से जलील किया। क्या मैं किसी के भी काबिल नहीं थी? मेरी माँ अब मुझे बहुत बुरा समझने लगी थी। मुझे तो लगता है तेरी शादी के लिए मुझे किसी बाबा की मन्नत मांगनी पड़ेगी। चल, किस्मत में गरीबों को हमारी वजह से लिख कर लाई थी, मगर इस शादी के शक्ल का क्या करूं? शक्ल तो अच्छी ले आती। अब बैठी रहना। हमारे सीने पर मूंग दाल के यह सुनकर मेरी दिल चाहता कि ज़मीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं, या मुझे कोई ऐसी बीमारी ही लग जाए जिससे कि मैं मर जाऊं। मेरे बाकी के बहन भाई भी इस उम्मीद पर थे कि कब मेरी शादी हो जाए और उनको भी आज़ादी मिले। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि मेरी सारी ज़िंदगी अपनी माँ बाप के दहलीज पर ही गुजर जाएगी, और इसी तरह अपनी माँ के ताने सुन सुनकर एक दिन में ही मैं मर जाऊंगी। मेरे दिल में यह हुआ निकली कि काश मेरी कहीं दूर से रिश्ता आए, ऐसा जगह कि मैं दोबारा अपने घर वालों की शक्ल तक ना देख सकूं, जिन्हें मैं बहुत बुरी लगती हूँ। जैसा भी हूँ, कान्हा लंगड़ा लूला, मैं उससे शादी कर लूँगी। लेकिन मुझे अपनी माँ की बातें अब बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरी माँ ने मोहल्ले की औरत से मेरे रिश्ते की बात कर रखी थी, लेकिन अब तक वह जितने भी रिश्ते लेकर आई थी, सभी ने मेरी शक्ल को सामने रहते हुए मेरे रिश्ते के लिए मना कर दिया था। हालांकि वह सारे के सारे रिश्ते बहुत कम दर्जे के गानों से ही आते थे। कोई ड्राइवर था, कोई सब्जी बेचता था, तो कोई मोची था। लेकिन इस बार जो रिश्ता वह लेकर आई थी, उसे सुनकर मेरी माँ तो कुछ देर तक पलक झपकाना ही भूल गई। वह कहने लगी, सच में उन्होंने हमारी बेटी शिवानी को पसंद कर लिया है। क्योंकि क्या फ़ोटो भी अच्छी है। तुम सच कह रही हो ना? बताओ ना, क्या उन्होंने लड़की को पसंद कर लिया है? मेरी माँ को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। यकीन करना तो मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसी औरत के हिसाब से वह लोग बहुत अमीर थे। मेरी माँ पर तो शादी करने का बहुत भूत सवार था। वह कहने लगी कि फ़ोन करो उन लोगों को कि वह जल्दी से हमारे घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आ जाए। अगर उन्होंने फ़ोटो देख ही लिया है तो यह रिश्ता हम जल्द से जल्द तय कर सकते हैं, और जितनी जल्दी हो सके इसे लेकर अपने घर चले जाएं। वह रिश्ते वाली कहने लगी कि हाँ, आप चिंता ना करो, मैं शिवानी का फ़ोटो दिखाया है और उन्हें शिवानी को पसंद भी कर लिया है। मुझे अपनी बदलती किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी भी किस्मत चमक सकती है। यह शायद चमत्कार पर कुछ ज़्यादा ही यकीन रखते थे। कभी कभी अपने हालात के तंग आकर हकीकत से आंख मूंद लेते हैं और बिना सोचे समझे फैसले लेने का मजबूर हो जाते हैं। उन लोगों को मुझे देखने के लिए आना था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस रिश्ते का मुझे पता था कि इन लोगों ने लड़की को पसंद कर लिया है। और अब मैं सोच रही थी कि लड़के में पता नहीं कौन सा ऐप होगा, क्योंकि पैसे में तो वह काम नहीं है, जो फिर किस वजह से मुझे जैसी लड़की को पसंद किया। चेहरे पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, चेहरा बिल्कुल सादा ही रखा था। मैं चाहती थी कि वह मुझे मेरे असल रूप में देख ले, कि यह ना हो कि मेरी तस्वीर पर लगाया गया फ़िल्टर उन्हें धोखा में रखे। न जाने क्यों मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था वह लड़का भी मुझे इस अपाहिज की तरह में जलील करके चला जाएगा। मैं जब कमरे में जाकर बैठी तो मेरी एक नज़र के सामने बैठे नौजवान पर पड़ी। वह तो गबरू जवान था, बहुत ही हैंडसम सा लड़का था। रंगत भी एकदम गोरी चिट्टी थी और अमीर तो वह बहुत ही थे। बस एक पल ही हमारे नज़रों आपस में मिली और मेरे दिल यूं हो गया जैसे अभी मैं सोने को फाड़ कर बाहर निकल आएगा। वह मेरी तो क्या, मेरी सारी दोस्ती और मेरे पूरे ख़ानदान की लड़कियों की सोच से भी कहीं आगे बढ़कर था। वह ऐसा लड़का था जिसे देखते ही अच्छे से अच्छे शक्ल वाली लड़की उसे शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। हालांकि मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो यह लोग अचानक उठकर खड़े हो गए और मुझे सुनते हुए बाहर चले गए, क्योंकि जब इतने सारे
गुजरे लड़कों को मेरे मुंह पर मुझे जलील कर चुके थे, तो अब उनका तो कहना ही क्या था। मेरा दिल चाह से उठकर अपने कमरे में बाहर निकल जाऊं, क्योंकि मुझे मालूम था कि 100% इनकार ही होगा। वह लड़का मुझ पर फटाफट फटकार डालते हुए मेरे घर से निकल जाएगा और मेरे रिश्ते के नाम पर और ज़्यादा जलील होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन इस नौजवान की नज़रें मुझ पर जमी हुई थी। उसकी आंखों की तपिश ने मुझे बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दिया था। मुझे हैरत का झटका तो उस वक्त लगा जब उस नौजवान ने अपने पास बैठी अपनी माँ से कहा कि मॉम, मुझे लड़की पसंद है, आप उसे मंगनी की अंगूठी पहना दीजिए। मेरा दिल तो यह सुनकर धड़कन ही भूल गया था कि मैं उसे पसंद हूँ। आखिर मैं कैसे इसे पसंद आ गई हो सकती हूँ। एक गरीब सी लड़की जिसकी रंगत भी सांवली है, यह आखिर उस औरत और हैंडसम लड़के को किस तरह से पसंद आ सकती है। अचानक से मेरी नज़र जब दोबारा उसे देखने लड़के से मिली तो मैंने देखा वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे उसकी अक्ल पर शक होने लगा। मुझे लगा यह शख्स ज़रूर मेंटली तौर पर पागल है और शायद इसलिए मैं उसे पसंद आ गई हूँ। इस हद तक तो यह हुई कि उसकी माँ ने भी बिल्कुल ऐतराज़ नहीं किया। यह बात भी मेरे लिए बड़ी झटका की थी कि माँ की तो खुशी से मारे बाँछें खिल गई थी। मुझे लगा यह सब कोई ख्वाब सा है, अभी मैं नींद से जाग जाऊंगी और यह सब हसीन ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि ना तो मैं हुस्न की परी हूँ, ना मेरे पिताजी के पास कोई बड़ी दौलत है और ना ही मैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मुझे तो ढंग से इंग्लिश बोलने और पढ़ना भी नहीं आता। मैं पास तो कोई भी हो नहीं। मेरी अक्ल हैरान थी। मैं अपनी पसंद आ गई थी, लेकिन मेरी माँ उसे किस्मत का खेल समझकर भूल ही नहीं समा रही थी। मेरे हाथ में राजेश के नाम की अंगूठी सच चुकी थी, जो बहुत कीमती थी। मेरी माँ ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। आनंद फानक की कुछ ही दिनों में बाद मेरी राजेश के साथ शादी हो गई। उन्होंने दहेज में भी मुझे कुछ नहीं मांगा था, यहाँ तक कि मेरी दुल्हन वाली ड्रेस भी मेरी ससुराल से ही आई थी, जो कि बहुत महंगी लग रही थी। मुझे बहुत ही महंगे पार्लर से तैयार कराया गया था। आज तो मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई अप्सरा हूँ। मेरी काली रंगत मेकअप की मोटी मोटी परतों के पीछे छुप गई थी। आज ज़िंदगी में पहली बार मेरी माँ ने मेरी नज़र उतारी थी। मैं आज अपने घर वालों के साथ साथ मोहल्ले वाले के लिए भी ख़ास बन चुकी थी। सभी मेरी किस्मत पर खुश हो रहे थे। कुछ लोगों की आंखों तो अब भी यकीनन का घूंट नहीं पी रही थी कि मेरा पति इस कदर हैंडसम और मालदार है, जिसे देखकर लोग उंगलियां मुंह पे दबा लें। मैं भले ठाठ के साथ रक्षत होकर अपने छोटे से काम में निकलकर एक बड़े से महल में आ गई। मेरा कमरा भी इतना बड़ा था जितना तो मेरा पूरा घर भी नहीं था। एक खूबसूरत से बेड पर बैठी मैं अपनी किस्मत का खुशियों मना रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा ही यह कमरा है। मैं बड़ी हैरत से उसे कमरे से बाहर देख रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने राजेश को देखकर मेरा दिल मेरे सीने में थम गया। वह ऐसा नौजवान था जिसकी तमन्ना हर लड़की कर सकती है, लेकिन वह मेरा नसीब बन चुका था। मेरे पति ने मुझे उसी रात हर खुशी दे दी जिसकी एक बीवी को तमन्ना होती है। वह मेरी तारीफ़ कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरी कोई बहुत हसीन लड़की हूँ, कोई अप्सरा हूँ। मगर उसी वक्त मुझे अपनी सांवली रंगत का भी ध्यान नहीं आ रहा था। मुझे बस ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जन्नत में हूँ और राजेश मेरे साथ बैठे हुए हुसैन में 4 चांद लगा रहे हैं। 4 दिन बाद राजेश ने मुझ पर मोहब्बत के निछावर कर दी थी। मुझे अपने आप बहुत हसीन लग रहा था। मैं खुद को हवा में महसूस कर रही थी। यहाँ तक कि मेरी सास का रवैया भी बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी माँ के घर में तो अब आई हूँ। अब तक मैं ससुराल में ही रह रही थी। 15 दिन बाद ही राजेश मुझसे कहने वालों की तैयारी कर लो,
हम लोग हनीमून मनाने के लिए मौथीसर जा रहे हैं। यह खुशी सुनकर तो मेरे अंदर तितलियों से उड़ने लगी। फ़िलहाल कुछ दिनों के अंदर ही हम हनीमून मनाने के लिए मॉरिशस आ गए। मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी और राजेश के साथ जहाज़ का सफ़र करते हुए जब मैं मॉरिशस पहुंची, वहां की ज़मीन पर कदम रखते ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जन्नत में आई हूं। लेकिन यह शहर मेरे ख्वाबों में जगाने का वक्त था। यहाँ पहुंचकर राजेश मुझे एक होटल में ले गए। बहुत बड़ा और आलीशान होटल था। वहाँ उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा कमरा लिया और मुझे कमरे में ले जाकर मुझसे कहने लगे, तुम कुछ देर आराम कर लो, मुझे काफ़ी थकान लग रही है। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्द ही लौट कर आऊँगा। मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, इसीलिए फ़ौरन लेट गई। लेटते ही मुझे तुरंत आँख लग गई और मैं सो गई गहरी नींद में। तब मेरी आंखें खुली, लेकिन अभी तक राजेश का कोई पता न था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे काफ़ी भूख भी लग रही थी, लेकिन मुझे तो ना इंग्लिश में बात करनी आती थी और ना ही मेरे पास पैसे थे कि मैं खाना मंगा सकूं। मैं उठकर खिड़की के पास चली गई। मैं मकसद की कई घंटे से खिड़की से बाहर देख रही थी कि मुझे लगा कि अभी राजेश आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात गहरी हो गई थी और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, लेकिन मेरे लिए यहाँ बिल्कुल अनजान सी जगह थी। ना मैं यहाँ के रास्ते जानती थी और ना ही मुझे यहाँ का माहौल पता था। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मैं राजेश आखिरी कहाँ आए गए हैं, जो अभी तक नहीं आए। मैं यही सोच रही थी कि मेरे कमरे के दरवाजे पर आहट हुई। मुझे लगा राजेश आ गए। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर एक अंग्रेज़ी आदमी खड़ा था जो मुझे फूटी फूटी हिंदी में पूछने लगा कि क्या आप राजेश के साथ आई हैं। तो मैं पहले ही परेशान थी। यह सुनकर मैं हैरान रह गई कि और मुझे यूँ रोता देखकर वह शख्स वापस चला गया। मैंने सोचा हिम्मत करके खुद ही बाहर निकल कर देखती हूँ कि राजेश कहाँ गया है। मैं अपना पर्स लेकर बाहर निकली। जब तक मेरे पास में था, होटल के आसपास देखने लगी। कुछ गलियाँ, कुछ सड़कें छानी और जल्दी उठकर वापस होटल में आ गई, लेकिन राजेश मुझे कहीं नज़र नहीं आए। होटल आकर मैं बहुत बुरी तरह से रोने लगी थी कि अगर राजेश वापस नहीं आए तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। मैं तो किसी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, नहीं मेरे पास अपने घर का कोई फ़ोन नंबर था। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था, मैं कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा था कि यहाँ आकर राजेश से ही फ़ोन करवाऊँगी और फिर अपनी माँ से बात करूँगी, लेकिन वह कुछ भी नहीं हो सका और यह आफत मेरे ऊपर आ गई। तो अपनी तरफ से सारी मेहनत कर ली। यहाँ तक कई घंटे की मेहनत के बाद भी मुझे सड़कों पर राजेश का कुछ पता नहीं मिला और अब मैं यही सोच कर फुट कर रोने लगी। राजेश न जाने के कहाँ चले गए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कुछ देर बाद ही मुझ पर क़यामत टूटने वाली है। कुछ ही देर में मेरे कमरे का दरवाज़ा दोबारा आहट हुई। जब मैं दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने अंग्रेज़ खड़ा था। वह मुझसे कहने लगा कि आपके पति का एक्सीडेंट हो चुका है। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। वह आदमी मेरे अपने साथ एक अस्पताल में ले गया। कहने लगा तुम्हारे पति हमारे होटल में गाड़ी में ही गया था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। जब मैं अस्पताल पहुंची तो मुझे पता चला कि राजेश मर चुके हैं। मैं तो ऐसे ही हो गई जैसे कोई पागल होता है। आंखों में आंसू भर मैंने वह बॉडी अच्छी जो पूरी तरह झुलस चुकी थी, उसे देखकर पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। उनको तो पहचान पाना भी बहुत मुश्किल था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मुझे इस देश के कानून भी नहीं पता थे। अभी एक शख्स ने कहा कि कुछ तुम अपने घर पर फ़ोन करके इस बात की खबर दे दो, लेकिन मेरे पास तो नंबर भी नहीं था जिसकी वजह से मैं किसी को फ़ोन कर पाती। मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी कि मैं वापस कैसे जाऊंगी। रोती पीटती मैं वहाँ से वापस होटल के कमरे में आ गई। जब मैं सामान खोलकर अपना पासपोर्ट ढूंढा
तो मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला। मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई कि वहाँ फंस चुकी थी। ना मेरे पास पैसे थे, ना ही पासपोर्ट था और ना ही अब मेरे पास राजेश था। मुझे यहाँ तक बात करने के लिए यहाँ की भाषा भी नहीं आती थी। मुझे तो राजेश के घर का भी अता पता ना था, कुछ नहीं मालूम था। और यहाँ पड़े हुए सामान से भी मुझे कुछ ऐसा काम ना मिला। मेरे पास पैसे भी नहीं थे और इसलिए हॉस्पिटल वालों ने मुझे राजेश की डेड बॉडी को भी नहीं दिया। लेकिन वह उसके लिए पैसे मांग रहे थे और मेरे पास कोई पैसे भी नहीं था। जो आदमी मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था, वह मुझे वह सारी खबरें बता रहा था। शायद वह इस होटल का मैनेजर था। वह मुझसे कहने लगा कि बिना पासपोर्ट के तुम्हें यहाँ की पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देगी। तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ के वापस अपने देश जा सको। और तुम्हारे पति ने बस आज रात तक का ही किराया हमें दिया था, तो अगले सुबह तुम्हें यह होटल भी खाली करना पड़ेगा। मैं भूखी प्यासी इतने बड़े गम में झेल रही थी कि अब कल सुबह मुझे यह होटल भी खाली करना होगा। मैं इस नए गम को झेल सकी और मेरी आंखें लगातार रोने लगी। मेरे लिए यह सब मौत से ज़्यादा खतरनाक था। मैंने उस आदमी से कहा कि भाई, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती हूँ और तुम्हें पता है मेरे पति की भी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और मेरे पास कोई पता ठिकाना नहीं है। वह आदमी मुझसे कहने लगा कि देखो, तुम परेशान तो हो, लेकिन यह प्रॉब्लम तुम्हारी है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तो खुद यहाँ के नौकरी करता हूँ। मैं लगातार रोए जा रही थी। मुझे रोता हुआ देखकर वह बाहर चला गया। मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि वह बस सारे गम भूलकर मुझे उस वक्त खाना चाहिए था। कुछ देर बाद वह आदमी दोबारा आया और उसके साथ एक वेटर भी था जिसके हाथ में खाने की थाली थी। वह मुझे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक भलाई कर सकता हूँ कि आज रात का खाना तुम्हें खिला दूँ, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में इस होटल में नहीं रख सकता। तुम्हें सुबह हर हाल में यह होटल खाली करना होगा। देखने में वह आदमी अंग्रेज लग रहा था। गोरे रंगत, हरी आंखों और बहुत ही खूबसूरत, लेकिन फूटी फूटी हिंदी बोल रहा था। मुझे समझ आ रहा था कि मैं बहुत बड़े गम में गुजर रही हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा यह सोचकर परेशान थी कि मैं जिस मुसीबत में फंस गई, अभी उससे बाहर कैसे निकल जाऊँगी। आखिर किस तरह मैं अपनी ज़िंदगी यहाँ तक गुजार लूँगी और किस तरह से अपने घर वापस जाऊँगी। वहाँ से बाहर निकलने का मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ना था। बहुत बड़ा हादसा था जो मेरे साथ हो चुका था। मैंने खाना खाया और रोते रोते सो गई। अगली सुबह ही वह आदमी मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा, अब तुम्हें कमरा खाली करना ही पड़ेगा। मैं रोने लगी, उसके हाथ जोड़कर उससे मिन्नतें करने लगी। मैंने कहा कि मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती, मैं कहाँ जाऊँगी। ऐसा करो कि तुम्हें मुझे इस होटल में नौकरी दे दो। मैं कोई भी काम कर लूँगी, झाड़ू पोछा से लेकर बर्तन धोने तक। इस पर उसने कहा कि तुम तो हमारी भाषा भी नहीं जानती हो और ना ही तुम्हारे पास पासपोर्ट है, लेकिन इस होटल में तो क्या कहीं भी तुम यहाँ की नौकरी भी नहीं कर पाओगी। और यह कहकर वह बाहर जाने लगा। तभी अचानक वह जाते जाते वापस पलटा और मुझसे कहने लगा कि एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे रहने और नौकरी दोनों का इंतज़ाम करवा सकता हूँ। मेरे पास उसे आदमी की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता न था। मैं उसके साथ चली गई। जहाँ मुझे वह लेकर गया वह पुरानी सी बिल्डिंग थी जिसमें छोटे से फ्लैट थे। और उसने एक फ्लैट में पास जाकर घंटी बजाई। अंदर से बड़ी सांवली रंगत की लेकिन मॉडल कपड़े पहनी हुई लड़की निकली। शक्ल सूरत में इंडोनेशियन लग रही थी, लेकिन रंग और नशे से बिल्कुल मेरी ही तरह थी। फिर वह मुझे अंदर ले आई। साथ में वह आदमी भी था। उसने अंग्रेज में उस लड़की से कुछ बातें की। उसे कमरे में और भी लड़कियां थीं जो कि स्कर्ट पहने हुई थी। लगभग सारी ही सांवले रंग की थी।
सांवली ही उसमें खड़ी हुई मैं अच्छी लग रही थी। मैं खामोशी से एक जगह बैठ गई, क्योंकि वैसे भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर तक तो वह लड़की मुझे देखती रही, फिर आपस में न जाने किस भाषा में बातें करने लगी। फिर वह लड़की जो होटल में मैनेजर से बात कर रही थी, मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गई और एक लड़की को कुछ कहने लगी। उसके बाद लड़की ने मेरे बालों को चाटना शुरू कर दिया। मैं हैरान परेशान यह सब होता हुआ देख रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह मेरे बालों का स्टाइल बनाने के बाद मुझे चेहरे का बहुत कुछ लग रही थी। कुछ ही देर में उस लड़की ने मेरा हुलिया बदल दिया। मैं हैरान इस बात पर थी, मुझे तैयार क्यों किया जा रहा था। मैं तो यह समझ रही थी कि मुझे घर का कामजात करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। मुझे लगा शायद मुझे वेटर की जॉब करनी है, इसलिए मेरा कमज़ोर दिमाग बस यही सब सोच सकता था। करीब 1 घंटे के बाद उसे होटल के मैनेजर के साथ 4 काले अंग्रेज भी कमरे में आए। शायद वह अफ्रीका गए थे। उसी लड़की ने मुझे उनके सामने बैठा दिया। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अब इन सारे मर्दों को अपनी तरफ अजीब नज़रों से देखते हुए मुझे कुछ समझ में आने लगा। तभी उनमें से एक आदमी ने मैनेजर को पैसे निकाल कर दिए। पैसे लेकर वह मैनेजर बहुत खुश हुआ। फिर मुझसे कहने लगा कि इस शख्स के साथ चली जाओ। यह सुन के मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हुआ। मुझे लगा कि वह मेरे साथ क्या हो गया। मैं तो गलत हाथों में पड़ गई। मैंने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। इस बात पर वह मैनेजर बहुत गुस्सा हुआ और मुझसे घूरने लगा। साथ ही वह कहने लगा कि ज़्यादा वकवक मत करो, वरना सड़कों पर भीख मांगनी नजर आओगी। हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हें बाहर खड़ा कर देंगे और आती जाती गाड़ियों के भीख मांगती रहोगी। यह कहकर उनने मेरा हाथ उस आदमी के हाथ में रख दिया। लंबे चौड़े काल के अफ्रीका आदमी के साथ मैं घबराई हुई से खड़ी थी कि मैं किसी मुसीबत में फंस गई। यहाँ से मैं तो वापस भी नहीं जा सकती थी, और न जाने यह कसाई जैसा आदमी मेरे साथ क्या करेगा। वह आदमी मुझे एक होटल के कमरे में ले गया। दरअसल वहाँ सारी लड़कियाँ अपने जिस्म को बेचने का धंधा करती थी, और मुझे भी यह लोग अब यही काम लेने लगे। मैं रोज़ रोती थी, हर बार इनकार करती थी, लेकिन इनकार कर मुझे यह काम करना ही पड़ता था। उसी जगह पर ऐसे लोग आते हैं जिन्हें सांवली लड़कियां पसंद होती है, और उन्हीं की मांग थी और उनकी ज़्यादा कीमत दी जाती थी। मैं हर रात सोने से पहले यह सोचती कि काश मेरे पति राजेश का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। मेरी शादी की मेरे साथ बहुत अच्छी यादें भी थी, इसलिए मैं यही सोचती थी कि काश राजेश ज़िंदा होते, या कहीं से राजेश ज़िंदा होकर आ जाए और मुझे इस दलदल से निकलकर अपने घर ले आए। लेकिन मुझे पता था कि यह सब एक मैं सिर्फ सोच सकती हूँ। हकीकत तो इसके बिल्कुल अलग है, और मैं अपनी किस्मत को रोते रोते सो जाती। सुबह उठकर भी अपनी किस्मत में फंस गई थी। एक बार मैंने जाने से इनकार कर दिया, जिस पर वह मैनेजर मुझ पर चिल्लाने लगा, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी रही, जिससे गुस्सा होकर वह मैनेजर मुझे कमरे में ले गया और मुझे बहुत ज़्यादा मारा, इतना कि मेरा हुलिया ही बिगाड़ दिया। मुझे ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लग गया। इसके बाद मेरे अंदर ऐसी ताकत ही नहीं बची कि मैं इनकार कर सकूं। मेरी सारी हिम्मत उसे मार पीट से टूट गई थी। उसके बाद मैंने उसे इनकार नहीं किया, लेकिन यह काम मुझे पसंद नहीं था, मगर मेरी मजबूरी थी कि मैं उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। यहाँ मेरा कोई अपना न था। मैंने यह सब कुछ किस्मत समझकर कबूल कर लिया था। मैंने धंधा करते समय मुझे एक साल का कबूल कर लिया था। मेरे धंधा करते करते मुझे 1 साल गुजर गया। एक बार मुझे ऐसी मैनेजर का सेंट अपने गाड़ी में अपने घर ले गया। रात गुजरने के बाद जब मैंने सुबह वापस जाने लगी तो मैंने उसे सेठ से अपने नौकर को आवाज़ लगाई। जब वह नौकर आया उसे देखकर मैं हैरान रह गई, और वह आदमी मुझे भी देखकर बहुत घबरा गया था। यह तो राजेश ही था।
मैं बेधड़क उसकी तरफ बढ़ी और मैं रोने लगी कि राजेश, आप ज़िंदा हैं। मैं फिर पूछा कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। वह मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। तभी वह सेठ, जो मुझे हैरत से देख रहा था, अचानक बोला कि यह लड़का तो हमारा नौकर है, जो हमारे कहने पर अलग अलग देशों से लड़कियों के साथ शादी करके उन्हें यहाँ लेकर आता है और फिर उन लड़कियों को हम यहाँ इस धंधे में लगाते हैं ताकि हम अच्छे पैसे कमा सकें और तुम्हारे जैसे छोटे छोटे गानों के लोग ऐसे मालदार और खूबसूरत रिश्ते को देखकर बिना कुछ सोचे समझे शादी को हामी भर देते हैं। यह सुनकर मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। मेरी बच्ची को किस्मत भी ख़त्म हो गई। मुझे लगा कि अब मैं पैर में हमेशा के लिए भेड़िया बन चुकी हूँ, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी। और मैं यह सोचती हुई ड्राइवर के साथ बैठ के वापस इस गंदे से फ्लैट में आ गई और शायद अब ज़िंदगी की बाकी सांस भी मुझे इसी धंधे में निकालनी पड़ेगी। लेकिन उसी रात मैंने यह सोचा कि हमारे परिवार वालों ने बिना सोचे समझे मेरी शादी सिर्फ पैसों के हुसैन देखकर कर दी। उन्हें लगा कि शायद यह कोई चमत्कार है और हमारी लड़की बाहर में देश में जाकर बहुत खुश रहेगी। और ना जान मुझ जैसी कितनी लड़कियां इसी तरह बेवकूफ़ बनकर अपने देश से किसी दूर आ जाती है और यहाँ आकर इन जानवरों के हाथ बेची जाती है। आज सोने से पहले मैंने बस यही सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी तो अब बर्बाद हो चुकी है, लेकिन शायद लोगों को समझ आ जाए और लोग अपनी लड़कियों का रिश्ता सोच समझ कर करें। हरे कृष्ण की क्षण पाठक करें कि वह लड़की कहाँ दे रहे हैं। शायद इसी तरह और किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो कि कोई मेरी यह सोच थी। धन्यवाद दोस्तों, आप भी अपनी लड़की की शादी सोच समझ कर ही कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। धन्यवाद। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।